गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो पपीते से पपेन कैसे निकाला जाता है। देखिए बेटा, जितना पपीता आप लोग खाने के लिए काम में लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपयोग इससे जो पदार्थ बनते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पपेन है, आज हम आपको बताएंगे कि पपेन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में पपेन का उपयोग किन किन में होता है। देखिए बेटा, जो ये पपेन है उसको सुखाकर एक पाउडर बनाया जाता है जिसका उपयोग प्रोटीन के पाचन करने में और चिवगम बनाने में, चिवगम देखा ना, चिवगम, उसके निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। और उसके साथ में पेट संबंधित कोई समस्या है, विकार हैं, और अल्कोहल बनाने में और दवा में इसका उपयोग किया जाता है। तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या, पपेन। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि पपेन कैसे निकाला जाता है और पपेन होता क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप लोग कि पपेन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पपेन की। किसकी बात करते हैं? पपेन निकालना, यह हमारा टॉपिक है, ठीक है ना बेटा। पपेन निकालना, तो निकालने से पहले आप लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पपेन किसे कहते हैं। हरे एवं कच्चे, देखना, हरे एवं कच्चे पपीते के फलों से, पपीते के फलों से रस या दूध निकालकर सुखाकर या सुखाए गए, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, सुखाए गए पदार्थ को पपेन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां पर आप लोग इस परिभाषा को देखना और अपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि देखिए, अपनी साधारण भाषा में बात करते हैं तो लेटेक्स से ही पपेन है। लेटेक्स को हम अगर इसकी हिंदी बनाते हैं रबर, ये रबर की भांति होता है इसका दूध, जो दूध होता है वो लेटेक्स होता है। और उस लेटेक्स को सुखाकर क्या बनाया जाता है? पाउडर या चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, पपेन निकालना, हरेम कच्चे पपीते के फलों से रस या दूध निकालकर सुखाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसको समझिए कि पपेन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पपीते के एक स्वस्थ फल वृक्ष पर कितना, देखना यहां पर, इसकी एक बार इसको देखना आप लोग, इसका जो पपेन है इसका उपयोग किस किस में लेते हैं देखना। मैं यहां उपयोग बता देता हूं, उसके बाद में अपन पपेन निकालेंगे, ठीक है ना। उपयोग, तो यहां पर प्रोटीन के पाचन, ठीक है ना, कोमा, एल्कोहल दवा और चिवगम, ये देखिए यहाँ चिवगम है,
के निर्माण में किया जाता है। ये देखिए बेटा, ठीक है ना, इसका उपयोग देखना। और यहां पर प्रोटीन के पाचन, यहां एक बिंदु और अपने दिमाग में डाल लीजिए, पेट संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखना, प्रोटीन के पाचन एल्कोहल, दवा, च्युइंगम के निर्माण में किया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, पपेन प्राप्त करने के लिए, पपेन प्राप्त करने के लिए 3/4, पपेन प्राप्त करने के लिए क्या, 3/4 अर्थात 3 महीने, अर्थात 3 महीने पुराने, 3 महीने पुराने फल वृक्ष या फल से पपेन प्राप्त करने के लिए 3/4 अर्थात 3 महीने का फल होने पर डंठल की ओर से लगभग 3 mm, कितना, लगभग 3 mm चीरा लगाया जाता है। ठीक है ना, 4-5 चीरे लगा दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये फल हैं पपीते क्या, ये देखिए आप लोग, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से पपीता देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से पपीता होती है बेटा। और इस पपीते पर डंठल की ओर, ये डंठल है, इस डंठल की ओर से यदि हम 3 mm गहराई में या लंबाई में, आप लोग लंबाई में 4-5 चीरे, कितने, 4-5 चीरे लगाकर मिट्टी के पात्र या एल्यूमिनियम के पात्र में इसके दूध को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है ना बेटा। ये इस फल की पूरी अवधि में 10-12 चीरा लगाकर, कितना, 12 से 15 बार चीरा लगाकर, 12 से, जो ये जब तक ये फल इसके जीवन काल के अंदर, इस फल के जीवन काल तक या जीवन अवधि तक 12 से 15 बार चीरा लगाकर हम दूध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना बेटा, इससे जो दूध प्राप्त किया है, क्योंकि हमने कैसे चीरा दिया है, कितनी सेंटीमीटर गहराई पर चीरा लगाया, उसके बाद में हमने ये 4-5 चीरे लगाकर इसे दूध प्राप्त करते हैं। और लगभग एक जो आपका जो एक फल से लगभग 200 ग्राम लेटेक्स या दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर पपेन कैसे प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम 4-5 चीरे लगाते हैं और इस पूरे फल में हम 12 से 15 बार चीरा लगाकर दूध प्राप्त कर सकते हैं। अब देखना बेटा, चीरा लगाने के बाद में पकने तक उसको छोड़ दिया जाता है तो स्वाद में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल इसमें प्रभाव ये पड़ता है कि इसकी बाजार मांग कम हो जाती है, क्योंकि ये चीरे लगाने के बाद में फल के जो रंग है वो काला पड़ जाता है, अर्थात उसकी आकृति भद्दी दिखने लग जाती है, जिससे उसकी बाजार मांग कम होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में देखना बेटा, यहाँ अपन बात कर रहे हैं इसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, आपने जो दूध एकत्रित किया है उसको धूप या उस दूध को धूप या 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखा लिया जाता है। उसके बाद में सुखाने के बाद में इसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं और चूर्ण तैयार करने के बाद में इसमें 350 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड
डालकर इसको लंबे समय तक सुरक्षित कर लिया जाता है। अब लंबे समय तक सुरक्षित करने के बाद में किस में उपयोग में लेते हैं? प्रोटीन पाचन में, च्युइंगम बनाने में, है ना, पेट संबंधित कोई समस्या हो जाती है उसमें, अल्कोहल बनाने में, दवा में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग पपेन निकालते। पपेन निकालने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पर्सन नहीं है कि पपेन कैसे निकाला जाता है या पपेन कैसे प्राप्त किया जाता है। आप लोग सबसे पहले अगर पपेन की परिभाषा आप लोगों को पूछी जा रही है तो हरे एवं कच्चे पपीते के फलों से रस या दूध निकालकर सुखाए गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। अब पपेन का उपयोग जानते हैं प्रोटीन की पाचन, अल्कोहल, दवा, च्युइंगम एवं पेट संबंधित कोई भी समस्या में किया जाता है। ठीक है ना। अब पपेन है वो कैसे प्राप्त किया जाता है कि 3 महीने पपीते के जो 3 महीने फल पुराना होता है उसमें 4-5 चीरे लगा दिए जाते हैं। कितने mm लंबे? 3 mm लंबे चीरे लगा दिए जाते हैं। चीरे लगाने के बाद में मिट्टी के पात्र या एल्यूमिनियम के पात्र में दूध को एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद में इसको धूप में, या जो मैं बोल रहा हूं वैसे के वैसे आप लोग अगर उत्तर में लिखते हैं तो अच्छे नंबर आएंगे। धूप या 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको सुखा लिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये इस प्रकार से इसको सुरक्षित बनाने के लिए 350 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालकर लंबे समय तक सुरक्षित बना लिया जाता है। अब इसके बाद में आता है सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन। क्या आता है? बीज उत्पादन। ये ध्यान से देखिए आप लोग, बीज उत्पादन प्राकन पूर्ण रूप से प्राकृतिक फल से बीज प्राप्त किया जाता है। बीज प्राप्त करने के लिए फल को काटा जाता है। उसके बाद में बीजों को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद में राख में रगड़कर इसको छांव में सुखा लिया जाता है। उसके बाद में बीजों को कोई भी कवकनाशी फंगीसाइड से इसको उपचारित करके भंडारित कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसके बीजों का उत्पादन लिया जाता है। ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग जो मैंने बताया कि जो प्राकृतिक विकसित जो फल है उसको काटकर बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करने के बाद में इसको राख से रगड़ा जाता है। राख से रगड़ने के बाद में छाया में सुखाकर किसी भी कवकनाशी दवा से उपचारित करके इसको भंडारित कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, क्योंकि अगर बीज को हम उपचारित करके नहीं रखेंगे तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आक्रमण कर जाएंगे और इसके भ्रूणपोष को खा जाएंगे, जिससे वो जर्मिनेट नहीं होगा। कोई भी बीज देख लीजिए, अगर भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है तो वो पूरा बीज चला जाता है। इसके बाद में है पौध संरक्षण, जिसको प्लांट प्रोटेक्शन के नाम जानते हैं। पौध संरक्षण देखना है यहाँ पर, पौध संरक्षण देखिए बेटा। ठीक है, पौध संरक्षण। तो सबसे पहले हम कीट के बारे में बात करते हैं कि इसमें किसान पूरी तरह से हर बिंदु को ध्यान देकर या ध्यान में रखकर वो फल वृक्ष की खेती कर रहा है। अगर वो समय रहते हुए इस बिंदु को ध्यान नहीं रखता है तो उसकी जितनी मेहनत की है वो सब बराबर हो जाती है बेटा। इसलिए किसान को अंतिम बिंदु तक खेती के अंदर ध्यान देना होगा। अगर अपने फल वृक्ष को वो जिंदा रखना चाहता है और उससे अधिक पैदावार ले सकता है, तभी लेगा जब उसका पूरी तरह से देख रेख रखेगा। ठीक है ना। यहां पर पहला कीट देखेंगे आप लोग। पहला कीट है महू, जिसको आप लोग एफिड कहते हैं, चेपा कहते हैं। महू कीट देखिए, यह कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को बेकार कर देता है। इसके लिए बेटा मिथाइल डेमेटॉन, इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? मिथाइल डिमेटॉन 25 ईसी
इसी का अर्थ होता है इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन। इतने पानी में घुलित दवा है या सांद्र में रूप में है ये इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन। इतने पानी में ये सांद्रित है, इतने पानी में घुलित है, ठीक है ना। तो मिथाइल डेमेटॉन 25 सीसी 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग माऊ के नियंत्रण के लिए। इसके बाद में देखना दूसरा है सूत्रकृमि, जिसको निमोटोड के नाम से जानते हैं। सूत्रकृमि ये नाशक जीव या नाशक कीट है। ये नाशक जीव क्या करता है, पौधे पर आक्रमण करके पौधे को कमजोर तथा पीला करके या पीला कर देता है, जिससे फल छोटे रहकर बहुत कम लगते हैं। ये इतना काम करता है सूत्रकृमि, जो ये नाशक जीव है। यह कीट या ये कृमि पौधे पर आक्रमण करके पौधे को क्या कर देता है, कमजोर, पीला, फल छोटे एवं बहुत कम लगते हैं। इसके नियंत्रण करेंगे बेटा। नियंत्रण मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना आप लोग अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये मित्र फफूंद होती हैं, आपने देखा नहीं होगा, एक सफ़ेद पाउडर के रूप में आता है। और ये मित्र फफूंद, क्योंकि जिस प्रकार से हानिकारक फफूंद होती हैं उस प्रकार से मित्र फफूंद भी होती हैं, जो हर जैसे आप लोग अब अगर एग्री क्लिनिक के बारे में पास में जाकर आप लोग लेते हैं तो ये ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है, क्योंकि ये संस्था में उत्पन्न होता है। और जो जहाँ बड़ी संस्था जहाँ पर बीज निगम होता है वहाँ पर इसको रखा जाता है। और ये किसानों की जो ये फफूंद मित्र कीट हैं या मित्र फफूंद हैं, इसको गोबर के अंदर डाला जाता है। गोबर कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से पका हुआ गोबर होना चाहिए। ये उसमें पनपकर अपने हिसाब से अपनी वृद्धि करते रहते हैं। और किसान पूरी साल पर एक जो पैकेट होता है उस पैकेट के अंदर ये एक जो आप लोग छबड़ी बोलते हैं वो गोबर की डालकर, सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, शर्त ये है। और समय समय पर इसको नमी बनाकर बहुत अधिक मात्रा में आप लोग ये मित्र फफूंद बना सकते हैं, जो फसल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान को किसी प्रकार की दवा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्राइकोडर्मा ये क्या है, एक मित्र फफूंद है। एक और आता है ट्राइकोग्रामा, वो अंड परजीवी है। वो जो हानिकारक कीट होते हैं उनके कीटों पर वो अंडा देता है, और जिसको हम परजीव्याप कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीव्याप, जिसकी लार्वा को खा जाता है और हानिकारक कीटों को पनपने नहीं देता है, ठीक है ना। वो होता है ट्राइकोग्रामा, ठीक है। ये क्या है, ट्राइकोडर्मा। क्योंकि बहुत सारे किसानों को इन मित्र कीटों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत कम आता है ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा। इसलिए ये आप लोग इसको मंगाकर अपने खेत के अंदर, जहाँ इंस्टीट्यूट है वहीं मिलता है। और जितने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अगर आप लोग वहाँ से लाते हैं तो किसान अपना प्रोडक्शन स्वयं बढ़ा सकता है। किसी दवा के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में डालकर बहुत अधिक मात्रा में, अगर एक पैकेट मिल जाता है 250 ग्राम का, तो उसको फिर किसी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही ये फफूंद खाद बनाएगी, बहुत स्टैंडर्ड खाद बनाएगी, देखना बेटा। क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व ये उपलब्ध कराने की क्षमता होती है इस फफूंद के अंदर। तो इसको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा को गोबर में मिलाकर तथा कार्बोसल्फान 25 ईसी प्रति 25 ईसी कितना, कार्बोसल्फान 25 ईसी मृदा में मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा और कार्बोसल्फान, ठीक है। ये दोनों मृदा के उपचार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या मृदा में मिला दें, जिससे ये सूत्रकृमि नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, रोग देखना। क्या है, रोग देखना कि रोग कौन कौन से लगते हैं
उसके बारे में आप लोग देखिए। तो यहाँ पर रोग की बात करते हैं जिसको हम डिजीज़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो पहला रोग है आर्द्रगलन। क्या है? आर्द्रगलन। आर्द्रगलन, देखिए बेटा, इसको डैम्पिंग ऑफ के नाम से जानते हैं, जिसको जड़ गलन रोग भी कहते हैं। आपके कई बार आता है डैम्पिंग ऑफ क्या है, इसको हम आर्द्रगलन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, जो पौधे छोटे होते हैं उसके तने गलकर नष्ट हो जाते हैं। यह रोग फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर या इस फफूंद का आक्रमण होने पर ये छोटे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, अर्थात नर्सरी के अंदर, ये नर्सरी के अंदर, नर्सरी की परिभाषा जानते ही हैं आप लोग कि वह सीमित क्षेत्र जहां महंगे कीमती बीजों की बुआई करके उन्हें सभी सुख सुविधाएं देकर एक स्वस्थ पौधा तैयार करना नर्सरी कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? नर्सरी कहलाता है कि वह सीमित क्षेत्र है जहां महंगे कीमती बीजों की बुआई करके उन्हें सभी सुख सुविधाएं देकर एक स्वस्थ पौधा का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। ठीक है, तो ये नर्सरी का प्रमुख रोग है जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो इससे पौधे, छोटे पौधे के क्या होते हैं, तने गलकर सड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम आप लोग कीजिए। रोकथाम देखिए बेटा, इसकी रोकथाम क्या करेंगे, जो घर्षित पौधे हैं उनके जो छाल है उसको आप लोग अच्छी प्रकार से उतार कर उसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप कर दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप कर दें, जिससे पौधे बच जाते हैं। ठीक है, और जल निकास की समुचित व्यवस्था करेंगे और इसके साथ में आप रोग ग्रसित पौधे हैं उसको उखाड़ कर नष्ट कर दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि जहाँ भी रोग हैं, अगर आप लोग रोकथाम कर रहे हैं तो आप लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं, रोग ग्रसित जो पौधे हैं वो उखाड़ कर नष्ट कर दें, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला रोग है तनागलन। दूसरा रोग क्या है? तनागलन। देखिए बेटा, ये रोग भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। इससे तने गलकर पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात तो रोकथाम कैसे करेंगे, क्योंकि नाम से पता है तनागलन, तना गलकर नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, जल की समुचित व्यवस्था करेंगे। रोकथाम में क्या करेंगे, जल निकास की आप लोग क्या करेंगे, जल निकास की समुचित व्यवस्था करेंगे, वाटर ड्रेनेज करेंगे, क्योंकि पानी एकत्रित नहीं होना। और एक आप लोग जो पानी देने की जो विधि है वो इस प्रकार से अपनाएं कि पौधे के तने के चारों ओर पानी नहीं लगे, क्योंकि ऐसा होने से पौधा गल जाता है। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए और क्या करेंगे आप लोग, नर्सरी में ताम्र कवकनाशी दवा का छिड़काव कर दें। ठीक है, इसके बाद में अगला रोग क्या है बेटा, यहाँ पर प्रणकुंचन। क्या है? तीसरा रोग क्या है? प्रणकुंचन। क्या है? प्रणकुंचन। ठीक है, इसमें नाम से ही पता है कि पत्तियां मुड़कर भीतर की ओर हो जाती हैं। ठीक है ना? अर्थात पत्तियों की आकृति बिगड़ जाती है। क्या? पत्तियों का आकार छोटा, कुंचित एवं विकृत हो जाता है। कुंचित का मतलब सिकुड़ जाती है, कुंचित, विकृत, सिकुड़ कर आकार बद्धा हो जाता है, भीतर की ओर मुड़ जाती है पत्तियां। ठीक है ना? उसको कहते हैं हम प्रणकुंचन। ठीक है, यह रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। यह रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। इसकी रोकथाम किससे करेंगे आप लोग? रोकथाम देखिए, इसकी रोकथाम आप लोग रोकथाम कर सकते हैं। इसकी जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर जला देवें। ठीक है ना बेटा? इसके बाद में देखना आप डाईमिथोएट 25 EC 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देवें। इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। ठीक है बेटा? इसके बाद में अगला देखना आप लोग तुड़ाई। अगला बिंदु है, क्या है अगला बिंदु? क्या है भाई? तुड़ाई है। अगला बिंदु क्या है? तुड़ाई है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया
तो आप लोगों की ये रोग याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोगों को यहाँ पूरी तरह से अच्छी प्रकार से देखेंगे। यहाँ अब देखिए अगला आपका जो बिंदु है उसका नाम है हार्वेस्टिंग, जिसको आप कहते हैं तुड़ाई। क्या कहते हैं? तुड़ाई। देखना, तुड़ाई को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर तुड़ाई कब करें? जब फल हल्का या पीलापन लिए हुए हो या लेने लगे, हल्का या पीलापन लेने लगे, उस समय फल की तुड़ाई कर लें। जहाँ तुड़ाई आ गई, जहाँ तुड़ाई का शब्द आ रहा है, वहाँ पर बेटा आप लोग अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि पपीता का फल जब फल हल्का या पीलापन लेने लगे, उस समय फल की तुड़ाई कर लें। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे बेटा जो आपका बिंदु है उपज। देखना आप लोग क्या है उपज। देखिए क्या देखेंगे आप लोग? उपज देखेंगे। तो उपज देखिए आप लोग, उपज, यील्ड जिसको कहते हैं, यील्ड, उपज, जो हमारा अंतिम बिंदु है। यहाँ पर उपज कितनी प्राप्त होती है? उपज 40 से 50 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम प्रति प्लांट। ये देखिए बेटा, प्रति प्लांट फल प्राप्त होते हैं। एक पौधे से, एक स्वस्थ पौधे से 40 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको याद करना, क्योंकि जेट के अंदर पर्सन बनता है इसके अंदर, और एक साल इसमें से पर्सन बोर्ड उठाता है, एक साल नहीं उठाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा पर्सन बन रहा है। इसलिए आप लोग इस जितने भी बिंदु हैं इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में देखना इसका भंडारण क्या है? भंडारण है। भंडारण के बाद में आप देखना आप लोग, ये आपका उपज था अंतिम बिंदु, लेकिन यहाँ इसके साथ में आपको क्या करना होगा? भंडारण। तो पपीते के तोड़े हुए फलों को 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 1 से 2 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, भंडारण 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या तापक्रम पर 1 से 2 सप्ताह तक इसको भंडारित कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे बेटा, आपने अब तक जितने भी बिंदु थे इस फसल के या इस फल वृक्ष की खेती के, आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया है। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न बना रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ। वैसे बहुत सारे अगर प्रश्न बनाना चाहिए तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसका बड़ा प्रश्न कैसे उठता है तो देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, पपीते की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये आपका 4 अंक का प्रश्न होगा और एक वर्ष इसमें से प्रश्न उठाते हैं और एक वर्ष अन्य प्रश्न उठाते हैं। या अन्य वर्ष किसका? जो अगली फसल आएगी आपकी बेर की। किसकी आएगी? बेर की आएगी। देखना यहाँ पर अंग्रेजी में इसको हम इस नाम से जानते हैं, इस नाम से बेर। देखना बेर, ये देखिए बेर, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये इसमें से भी प्रश्न बनता है, ये ध्यान देने की बात है। बेर से उठा सकता है या पपीते से उठा सकता है, क्योंकि 2-3 जो फल हैं फिक्स हैं। जो एक तो शुष्क देख लेते हैं, एक शरद ऋतु का देख लेते हैं। इस हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से भी फल की खेती उठा ही लेते हैं बोर्ड। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं
यहाँ प्रश्न उठाया पपीते की खेती से कि पपीते की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ पर 4 बिंदु होंगे, यहाँ देखना इस प्रकार से पेपर में होंगे 4 बिंदु, ठीक है। ये 4 बिंदु मैं यहाँ लिखूँगा और उसके उत्तर किस प्रकार से देना है सिस्टोमेटिक तरीके से यहाँ पेपर में लिख रखा है। यहाँ पर जैसे पहला है जलवायु, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ उन्नत किस्में या 2 किस्में या 4 किस्में पूछ सकता है, या उन्नत किस्में पूरी पूछ सकता है। 2 प्रमुख कीट और अंतिम है पपीन प्राप्त करना, ये पूछ सकता है, या उपज पूछ सकता है, या कोई भी इसमें यहाँ जितने भी आपके यहाँ बिंदु दिया है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग उत्तर कैसे से बोर्ड के अंदर ये पेपर में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर कार्य करना है, तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और उत्तर नंबर डालिए आप लोग इस प्रकार से। तो इसके सामने जिसको आप लोग हाशिया बोलते हैं, उस हाशिया के अंदर आप लोग इस प्रकार से लिख लिया कॉपी के अंदर, ये देखिए इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये कॉपी का जो खालिस्तान है, लाइनें खींची हुई हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आप लोग देखना यहाँ पहला उत्तर लिखा है, पहले का पहला। तो ये आप लोगों को जलवायु पूछ रहा है, तो आप लोग सीधे से इसकी सफल खेती के लिए इस जलवायु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से 2-3 लाइन छोड़कर आप लोग लिखेंगे दूसरा, ठीक है ना। अब आप लोग उन्नत किस्में लिखना है सिस्टोमेटिक तरीके से 5, 7, 10 लाइन में जितना भरना है उतना भरिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में तीसरे का उत्तर दीजिए, चौथे का दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों के 1.5-2 प्रश्न भर जाएंगे, इस प्रश्न के 1.5-2 प्रश्न बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आपके जैसे ये पहला क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप लोगों को 1 अंक दे दिया जाएगा, या यहाँ हाशिया में 1 नंबर दे दिया जाएगा, हाशिया ना ये कॉफी का। 2 सही हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 1 नंबर दे दिया जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको टोटल करके यहाँ पर 4 अंक दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बोर्ड मार्किंग करता है। अगर आप लोगों ने गलत कर रखा है तो नंबर काटेगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे पहला गलत है तो यहाँ पर 0 देगा, ठीक है। दूसरा गलत है तो यहाँ पर 0 देगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना, आप लोग इसको सिस्टोमेटिक तरीके से देना। मैंने ऐसे कोई बिंदु नहीं छोड़ा है जो आपकी कंपटीशन और साथ में बोर्ड सिलेबस के अंदर कोई छूट गया हो, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छोड़ा है बेटा। तो इसलिए बेटा इसको अच्छी प्रकार से याद करना। तो मैं इसी के साथ में आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।